हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी को स्टार्ट करने वाले हैं और ये एनसीईआरटी विज्ञान की है। यदि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो क्लास 6 में पढ़ रहा है या कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीएससी बीपीएससी और वनडे जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें साइंस काफी मात्रा में पूछा जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको साइंस में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और साइंस की एनसीईआरटी की हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी से लेकर हम लोग 12th की एनसीईआरटी तक कवर करने वाले हैं। 12th नहीं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी से लेकर 10th की एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि विज्ञान में लगभग ऐसे उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी करने से हम लोग आसानी से सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी बीपीएससी और वनडे एग्जाम जैसे एसएससी वगैरह, जितने भी एग्जाम्स इंडिया में लिए जाते हैं वो क्लास 6 की एनसीईआरटी से लेकर 10th की एनसीईआरटी अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो आसानी से हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। और इस वीडियो की विशेषता ये है कि इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे और आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। और जो भी आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट लगे वो नोट कर लीजिएगा कॉपी में। और जो इम्पोर्टेंस पॉइंट लगेगा उसको तो मैं अपने तरफ से हाईलाइट जरूर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी घर पर बैठ के आसानी से वीडियो को देख सके और पढ़ाई कर सके। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में, यहाँ पे लिखा है, मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से अपने आसपास के क्षेत्रों के बारे में खोजने लगते हैं। जैसे कि जो मनुष्य है वो अपने आसपास के परिवेश यानी वातावरण को देखकर ऐसा उसके मन में ऐसा क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ, ये चीजें कैसी हैं, ये क्या है। तो यहीं पे बता रहा है एनसीईआरटी कि मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही अपने आसपास के क्षेत्रों के बारे में जानने में, खोजने में लगा रहता है। प्रश्न पूछने लगता है। जैसे आप लोग छोटे बच्चे को देखे होंगे कि वो उनके मन में बहुत सारे जिज्ञासा होती है। तो इस जैसे ये एनसीईआरटी का नाम भी है जिज्ञासा, तो उनके मन में बहुत बचपन में बहुत सारे ऐसे जिज्ञासा होती है कि हाँ, ये चीजें कैसी हुई हैं। जैसे हवाई जहाज कैसे उड़ रहा है, हवा में कैसे चल रही है, ट्रेन कैसे चल रहा है, बस कैसे चल रहे हैं। ये सभी मन में उत्सुकता होती है छोटे बच्चों को। तो विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर खोजने का आनंदित हुए हैं, खोजकर आनंदित हुए हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि आप जब विद्यालय में पढ़ते हैं तो क्या अपने आसपास के विषय में जानकर या उसको खोजकर आप खुश हुए हैं। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इन सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। जैसे जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो भी आप अपनी चीजों को जानने के बारे में उत्सुक रहेंगे। इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है जिसका नाम है विज्ञान। विज्ञान क्या है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देख रहे होंगे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे। तो विज्ञान क्या है ये आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, विज्ञान क्या है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। विज्ञान ने इस अद्भुत संसार में अपना आपका हार्दिक स्वागत है। मतलब विज्ञान जैसे चैप्टर में, जिज्ञासा जैसे चैप्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान पढ़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक निश्चित माध्यम है। अब आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान सोचने, समझने और कार्य करने की एक सशक्त माध्यम है जो विश्व को रहस्यों की परतों को खोलता है। मतलब विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्य की परतों को खोलता है। आज से लगभग 1400-1500 साल पहले हम लोग को ये नहीं पता था। जैसे हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी की, ये 13.7 अरब साल पहले, मिलियन ईयर पहले, बिलियन ईयर पहले।
पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, एक जो छोटा सा सिंगुलरिटी था उसमें विस्फोट हुआ, वो फिर ग्रह बना, फिर चंद्रमा बना, फिर सन बना, ये सब चीजें हुई। तो इन सब को जाना कैसे गया, तो यही चीजें हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं कि कोई भी रहस्य का पता कैसे लगाया जाए सशक्त माध्यम के थ्रू। इसी चीज को हम लोग विज्ञान कहते हैं। एक यह रोमांचक साहसी कार्य की तरह है, जैसे जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये अब आखिर कैसे होता होगा। जैसे बोल दिया जाए कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो फिर कैसे लगाती है, क्यों लगाती है, इसके कारण क्या है, ये आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है, एक जिज्ञासा है। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है, जिज्ञासा। अध्याय अध्ययन चाहे रेत के छोटे कणों का हो या बड़े पत्थरों का हो, मतलब ये बोल रहा है कि अध्ययन छोटे छोटे कणों का हो या बड़े पत्थरों का हो, एक घास के तिनके को या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित्य नई खोज के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। क्या आपने कभी सोचा कि रात में आकाश चमकते तारों को ध्यान दिया है? क्या आपने सोचा है कि रात में जो आकाश है चमकते क्यों हैं, वो उसमें जो तारे हैं वो चमकते क्यों हैं? वही तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। अगर नहीं सोचा है तो आज से सोचना स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि आप विज्ञान जैसे सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आपके मन में वैसे सवाल आने भी चाहिए। और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। किसी फूल को खिलते देखा, आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है। जैसे मान लीजिए कोई फूल है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि कोई फूल है, किसी फूल को खिलते देखे आप विस्मित हुए हैं, मतलब आप जब कोई फूल खिलता है तो उसको देखकर आपने सोचा है कि ये फूल इसी टाइम क्यों खिलते हैं? क्या इसके खिलने का समय निर्धारित है, पहले से निर्धारित है, कि इसको अभी खिलना है, या उसका टाइम बनाया गया कि हाँ इसको कब खिलना है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाली अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता और रसोई में पक रहे व्यंजनों को लेकर खेल के मैदानों तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसी ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। देखिए विज्ञान कहाँ कहाँ पर मिलता है। विज्ञान महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक, रसोई घर में पक रहे व्यंजनों को लेकर खेल के मैदान में सबसे अभूतपूर्व खोज। विज्ञान हमें बहुत सारी चीजों में देखने को मिलता है। मरुस्थल में देखने को मिलता है, समुद्र तट में देखने को मिलता है, समुद्र के भीतर के दृश्य में हम लोग को विज्ञान देखने को मिलता है। ये समुद्र के भीतर का दृश्य देखिए कितना, ये जो आपको चीजें दिख रही है ना, एक सेकंड मैं इसको कर रहा हूँ। ये जो चीजें दिख रही इसको हम लोग मैनग्रोव्स बोलते हैं। अब जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा और विज्ञान पढ़िएगा तभी आपको पता चलेगा कि ये मैनग्रोव जो होते क्या है, और इनके जैसे सुंदर चीज शायद पृथ्वी पर हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको आसानी से पढ़ना, साइंस में समझना मिल जाएगा। उसके बाद मंदाकिनी जो आकाशगंगा है, ये कैसे निर्मित हुई है, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानना है। और विज्ञान यही सवाल मन में उत्पन्न करता है कि ये सब चीजें जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो कैसे बनी होंगी। ठीक है, विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। मैंने बताया कि विज्ञान जिज्ञासा का एक रूप है। जिस चीज को भी आप देखते हैं, अगर आपका मन शार्प है, क्लीन है, माइंड शार्प है, तो आपको उसके प्रति एक जिज्ञासा जरूर होगी कि ये चीजें कैसी हुई हैं। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक केंद्र और टुकड़ा जोड़ देती है। आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्न तथा खोजों की ओर ले जाता है। मतलब ऐसा कोई सीमा नहीं है कि हम लोग क्या क्या खोज सकते हैं। विज्ञान का हर नया खोज
एक नई खोज की तरफ ले जाता है। हर नया ज्ञान एक नई खोज की तरफ ले जाता है। कभी कभी देखते हैं कि पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई चीजें खोजे प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। जब भी आप नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं, तो आपकी समझ को विकसित करती है और विश्व में भी आपको समझ को बढ़ाती है। ठीक है। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कि आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित भी होंगे और यह भी जानने कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि हम जब नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि जब अनुमान लगाइए कि जैसे कि हम लोग नई नई खोज करेंगे तो क्या क्या होगा। जैसे बहुत पहले जब हम लोग अपने पुराने जमाने में थे, आज से लगभग 100 2 साल पहले, जब पहिया का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या आपने सोचा था कि पहिया का भी आविष्कार मनुष्य कर लेंगे और पहिया के आविष्कार होते ही इतना ज्यादा समस्या जो थी वो पहले से कम हो जाएंगी। ये आपने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन ये सब चीजें हुई ना। तो यही उत्सुकता है, जिज्ञासा है, और जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा से ही विज्ञान आगे बढ़ता है। ठीक है। जब हम यह समझ जब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हैं, आइए इस चित्र को यात्रा आरंभ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, मतलब अभी साइंस की शुरुआत हम लोग पृथ्वी से कर रहे हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, मतलब पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। बहुत, मतलब लगभग गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें लगभग 7 से 8 ग्रह हैं, एक सन भी है। तो लेकिन पृथ्वी उसमें एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता देखने को मिलती है। पृथ्वी पर जीवन की हम लोग को क्या देखने को मिलती है, एक अद्भुत विविधता। पौधे हैं, जंतु हैं, सॉरी, इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो चुके हैं। आपके किसी बीज को एक पौधे में और किसी झिल्ली को, कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखा जरूर होगा। ठीक है। ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार हुआ होगा। जैसे पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना चीज, ये एक कैटरपिलर है। ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है कि किसी बीज को एक पौधे में और किसी झिल्ली, यानी कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए जरूर देखा होगा। इसको, इस अवस्था को हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं। और यही कैटरपिलर बाद में क्या हो जाती है, तितली के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लेके समझेंगे, इसका एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जब ये मिट्टी है, इस मिट्टी में हम लोग छोटा छोटा बीज डाले होंगे पहले। इस बीज से हम लोग को क्या हुआ कि इस बीज से एक पौधा निर्मित हुआ और उस पौधे से पेड़ बन जाएगा। तो ये सब विज्ञान की करामात है, जादुई चमत्कार है। ठीक है, कोई चमत्कार नहीं है, ये सब विज्ञान है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि यानी विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन एक भोजन एक अत्यंत मन भावन है। जैसे बहुत सारे देशों में जाएंगे तो आपको भोजन की उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन भारत ऐसा एक देश है जहाँ पे भोजन की बहुत विविधता पाई जाती है। यहाँ पे मसालों का जादू देखने को मिलता है। पश्चिमी देशों में जाएंगे तो वहाँ पे मसाले की
उपलब्धता कम है, क्योंकि जब अंग्रेज आए, जब पुर्तगाली आए भारत, तो उन्होंने किस चीज से, उनको क्या चीज भारत में ऐसी लगी जो अट्रैक्ट किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही था कि उनको मसाला सबसे ज्यादा अट्रैक्ट लगा, और उन्होंने मसाला का व्यापार किया, और लगभग 60 से 70% मुनाफा, 60 से 70 गुना मुनाफा उन्होंने कमाया। तो मसाला भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और भारत जैसे विशाल देश में विविध भोजन अत्यंत मनोभाव है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनके बनाए गए विशिष्ट विधियां हैं। ये सब किससे बनते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भीगे, कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? अगर ये क्वेश्चन आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि बारिश क्यों और कैसे होती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको कभी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल पीने या नहाने से आनंद आता है? ये भी आप जरूर अपने मन में सोच विचार करके कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। हम गर्म और ठंडे पदार्थ को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वर में तपते हुए हमारे शरीर का तापमान। हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं कि हाँ ये चीजें गर्म है और ये चीजें ठंडी है। कोई वस्तु कितनी गर्म है ये ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। अब ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। अब ये वाटर साइकिल कैसे है? तो जैसे यहाँ पे सन है, तो सन की लाइट वाटर में आ रही है, और वाटर क्या कर रहा है, अपना भाप छोड़ के ऊपर जा रहा है। और जब ये इवोपरेट होके ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। और यही बादल पानी के रूप में क्या फिर से बरस जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा एक बार। दूसरा है, और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं भी हैं। जिस कागज पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाले रबर, बॉक्स को बंद करने वाले चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होंगी? ये भी एक सवाल है। और ये सवाल कब आएगा? जब आप साइंस पढ़ेंगे। क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? हम विभिन्न पदार्थों की एक दूसरे से पृथक कैसे करते हैं? ये जो चैप्टर है ये जिज्ञासा से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम ही है जिज्ञासा। तो इसमें आपको जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होती है विज्ञान को पढ़ने से, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसको आप लोग पढ़िए और अपने जिज्ञासा को उत्पन्न कीजिए। ठीक है। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में हमारे मन में प्रश्न उठता चला जाएगा। यह भी सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों है? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले तारों से भी प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। चाहे मतलब ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपके मन में जिज्ञासा बढ़ती जाएगी पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के लिए और पृथ्वी के बारे में है कि हम लोग उससे आगे बढ़कर सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाली लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या किसी वस्तु की गति के बारे में जानना हो, मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानना हो, इच्छा तो जागृत करेगा ही। ये सब चीजें संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। चाहे आपने ध्यान दिया हो या ना हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के लिए उत्तर तब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने हाथ से प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कलम लिखना क्यों बंद कर दिया। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। तब आप अनुमान
की प्रशिक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि यह स्याही समाप्त नहीं हुई, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है उसमें स्याही समाप्त ही नहीं हुई है, तो एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है और इसकी जांच के लिए किसी किसी अनुमान सही है, किसी इसकी जांच के लिए यह अनुमान सही है। जैसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि मान लीजिए कि एक आपके पास पेन है, आप उस पेन से लिख रहे हैं, तो लिखते लिखते अचानक आपकी पेन बंद हो गई, तो सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आएगा कि ये मेरी पेन लिखना बंद क्यों कर दी। तो उसको आप चेक करेंगे, पहले तो आप खोल के देखेंगे कि क्या ये इसमें स्याही है या नहीं है। यदि स्याही नहीं है तो आपके मन में ये सवाल आ गया कि हाँ ये स्याही नहीं है इसलिए नहीं चल रहा है। अगर स्याही है फिर भी नहीं चल रहा है तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि शायद इसकी जो इंक है या स्याही है वो सूख चुकी है। तो ये आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपको यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया वैज्ञानिक विधि का ही एक उदाहरण है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप है, आइए सोचते हैं। ठीक है, लिखा है एक ऐसी अन्य समान के बारे में लिखे हैं, समस्या के बारे में लिखे हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लिखकर कमेंट कर दीजिएगा। एक अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया हो। ठीक है, जैसे आपके मन में कोई सवाल आया हो और आपने उसको हल करने का प्रयास किया हो, आपने किन चरणों का पालन करके उस समस्या का हल किया है, ये आप बता दीजिएगा। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हम उसका अवलोकन करते हैं। यह हमें अचंभित करता है कि शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचेंगे। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आपके मन में हो गया कि वैज्ञानिक कौन होते हैं। तो वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं कि परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है, क्या वो वैज्ञानिक होता है। भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर के बाहर कैसे निकलती है। जैसे आपने कभी भी भोजन बनाया होगा या खाना बनाया होगा या अपनी मम्मी को भी खाना बनाते हुए देखा होगा, तो आपने क्या कभी ऐसा रियलाइज किया है कि जब दाल को हम लोग कुकर पे रखते हैं तो दाल कुकर से बाहर क्यों निकलती है। ये तो एक सवाल है ना, इसका आप लोग आंसर बताइएगा अगर आपको पता हो तो। कैसे निकलती है, क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था, ये भी तो सवाल है ना। साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली। ठीक है, ये तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसको तो आप लोग हर जगह देखते हैं। हवा कहाँ से बाहर निकल गई। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं चल रहा है। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में है। जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि जो वैज्ञानिक विधि से कार्य कर रहे हैं वही वैज्ञानिक विधि है। हम इन सभी सवालों का हल ढूंढने का कार्य करते हैं, वो भी एक वैज्ञानिक विधि का ही प्रयोग करते हैं और वैज्ञानिक जैसा ही कार्य करते हैं। अब दूसरा क्रियाकलाप दिया है, ये इसको आप लोग को करना है। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुकरण करता है। क्या 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 आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमारी सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने और ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की
क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासा होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना कितना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था। स्मरण रखिए यह संसार, याद रखिए यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते हैं कि और भी कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम हमें खोजना शेष है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मैंने समक्ष रखा। अब मैं आपसे लास्ट रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो मैं बहुत मेहनत करके बनाता हूँ और बेसिक से बनाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना कमजोर था साइंस में उतने आप भी लोग हो सकते हैं, या जो बच्चे क्लास 6 के हैं वो भी इसको आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, बेसिक साइंस का इंफॉर्मेशन दिया गया था कि जिज्ञासा क्या होता है। जब भी आप किसी चीज को देखते हैं, अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं और उसमें घट रही घटनाओं को देखते हैं, तब आपके मन में जो सवाल आते हैं उसी सवाल के विषय में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। तो यही चीजें जो आपको अपने अंतर मन से जोड़ती है, बाहरी चीजों को आप देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि ये जो काम है वो कैसे हो रहा है। ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको करने से मिलेगा, उसी के बारे में हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। तो ये जिज्ञासा चैप्टर था, ये चैप्टर अभी खत्म हुआ। इस चैप्टर को अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर से ध्यान रख के, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए